इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि रिसेंट चेंजेस इन बैंकिंग सेक्टर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से कितने प्रोग्रेस हुए हैं और कितने डेवलपमेंट हुए हैं बैंकिंग ऑपरेशन में, बैंकिंग फैसिलिटी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कितने प्रोग्रेस हुए, ग्रोथ हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी स्कीम है, कैसी है और क्या रोल प्ले करती है वो हम पढ़ेंगे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर है इंडियन बैंक का वो चेंज हो चुका है। क्योंकि इस आईटी की चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है और टाइम सेविंग होता है ये। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन इन द बैंकिंग इज taking place all over the world. The purpose of computerization is to bring the technology to the counter and to enable the employer to have the information at their fingertips. ठीक है, फिंगर टिप्स। अब देखो, फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठते तो आपके एक बटन दबाने से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की आ जाती है, आपको उसको फिजिकली अप्रोच नहीं करना पड़ता है और पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं और टाइम सेविंग हो जाता है। तो ये जो आईटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकिंग सेक्टर के ऑपरेशन में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो बैंकिंग में हेल्पफुल है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में वो है वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो इंटरनेट और आईटी की द्वारा हो, राइट। वो फिजिकल अप्रोच नहीं, जैसे कि कस्टमर को बैंक न जाना पड़े। ठीक है, तो ऐसा उसमें क्या होता है कि टाइम भी लगता है, बट वर्चुअल बैंकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि सब इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, टेलीफोन बैंकिंग, एटीएम, तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल हो चुकी हैं। तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, इट डिनोट्स द रेंडरिंग ऑफ द बैंकिंग एंड द रिलेटेड सर्विसेज थ्रू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी। अब एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी विदाउट डायरेक्ट फिजिकल रिकॉर्ड्स टू द बैंक बाय कस्टमर। देखो सीधी सी बात लिखी इन लोगों ने कि वर्चुअल बैंकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि आईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर से ही या फिर कहीं से भी मोबाइल इंटरनेट से, राइट, ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि वो अपना ट्रांजेक्शन या फिर कुछ भी काम बैंक से रिलेटेड कर सकते हैं। The service are delivered to the customer by relying slowly on IT। अब सोलली मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि चार पांच लोगों की ज़रूरत पड़े, राइट। वो अकेले भी अपना मोबाइल पे काम जो भी है बैंकिंग से रिलेटेड वो कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल बैंकिंग सर्विसेज आर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम्स। एटीएम ऐसी चीज़ है जिसमें हमको बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैश को डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो तो उसके लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होता है, राइट। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एटीएम ऐसी चीज़ है जैसे कि हम जाके तुरंत पैसे निकाल सकते हैं या फिर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी होती है एटीएम्स में। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अब ऐसा है कि हम मोबाइल बैंकिंग द्वारा क्या कर सकते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे गूगल पे ऐसी एक फैसिलिटी आई है, इसमें हम डायरेक्टली मतलब 1 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर हम किसी को कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना अगर ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, वर्चुअल बैंकिंग नहीं होती, तो हमें छोटे से काम के लिए भी बैंक को अप्रोच करना पड़ता, बैंक में जाना पड़ता। ठीक है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड सो ऑन, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। मतलब जो आईटी से रिलेटेड है और सारा काम आईटी आईटी पे होता है। ठीक है, अब सेकेंड प्रोग्रेस क्या हुआ है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में, सेकेंड है एटीएम्स, automatic teller machine, are the self-service vendor machine that help the banks to provide round the clock banking services to their customer at convenient place without visiting to the bank premises। ठीक है, एटीएम ऐसी चीज है, ऐसी मशीन है जो आप जो लोगों को कैश
से रिलेटेड फैसिलिटी देती है, विड्रॉ करने की, इन्फॉर्मेशन चेक करने की या डिपॉजिट करने की, ऐसी फैसिलिटी देती है। और विदाउट विजिटिंग द टू द बैंक, मतलब बैंक को विजिटिंग किए बिना ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एटीएम की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ है, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। They enable the bank to transact the more business by the offering various services in the cost-effective way on one side and to get the more customer satisfaction on the other side। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि एटीएम्स की वजह से अगर पैसे इजीली निकल जा रहे हैं और डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तो इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा ही, और उनका जो फेथ है बैंकिंग को लेके वो और भी इंक्रीज होता है। टू गेट द एटीएम सर्विसेज कस्टमर आर प्रोवाइडेड विद द एटीएम कार्ड। ये तो सभी को पता है कि अगर एटीएम सर्विसेज हमें लेनी है, एटीएम का बेनिफिट हमें लेना है, तो हमारे पास एटीएम कार्ड होने चाहिए, और उसके लिए बैंक में अप्लाई करना पड़ता है एटीएम के लिए। ठीक है। विच इज़ द स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विद द मैग्नेटिक स्ट्रिप containing information about the name of the bank, name of the customer, कार्ड नंबर, वैलिडिटी पीरियड एंड द सिग्नेचर पैनल। ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? कार्ड में होता है। तो ये सारी बातें जो है एटीएम से रिलेटेड सभी को पता है कि वो प्लास्टिक, स्मॉल प्लास्टिक जैसा होता है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, और वो कस्टमर प्लस बैंकिंग की इंफॉर्मेशन और कार्ड नंबर सारा वो इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है। तो ये एटीएम की बात है। और एटीएम दो टाइप्स के होते हैं, एक तीन टाइप्स के होते हैं। ये एटीएम नॉर्मल एटीएम है, उसके बाद वाइट लेवल एटीएम्स एंड ब्राउन लेवल एटीएम्स। तो वाइट लेवल एटीएम्स क्या होता है कि नॉन बैंक एंटिटीज होता है। ये ऐसा वाइट लेवल बैंक होता है जिसमें किसी बैंक का लोगो नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि हम अगर बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम में जाएंगे, तो उस एटीएम में बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा लोगो रहेगा, या फिर एसबीआई का लोगो रहेगा। ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी बैंक से आप ट्रांजेक्शन करेंगे एटीएम में, तो उस एटीएम पे प्लस उस एटीएम कार्ड पे वो बैंक का लोगो रहेगा। बट ये जो वाइट लेवल एटीएम्स होता है ना, इस पे कोई लोगो नहीं होता, क्योंकि ये नॉन बैंक एंटिटीज है, मतलब बैंक से रिलेटेड ही नहीं है। ये ऐसी एटीएम होती है जो कोई अदर पार्टी स्टैब्लिश करती है। बट ये जो वाइट लेवल एटीएम होते हैं, वो वाइट होते हैं, मतलब उस पर कोई भी लोगो, किसी बैंक का लोगो नहीं होता है। ठीक है। बट ये बैंक की जो एटीएम कार्ड होती है, ठीक है, अगर उससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें चार्ज लगते हैं, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग है। तो थर्ड पार्टी ने एस्टेब्लिश किया है ये एटीएम कार्ड, तो उनको कुछ तो अर्न करना होगा, क्योंकि जो एटीएम हमारा बैंक का रहता है, तो उसके सारे खर्चे बैंक उठाती है, तो हमें चार्जेस नहीं लगते हैं। बट ये जो वाइट लेवल एटीएम्स होता है उसमें चार्जेस लगते हैं। अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पे 4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे चार्जेस होते हैं उनको अर्न करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं वाइट लेवल एटीएम। ठीक है। सेकेंड टाइप है उसका। अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। नॉन बैंक एंटिटीज वर अलाउड टू ओन एंड ऑपरेट एटीएम्स कॉल्ड वाइट लेवल एटीएम्स। ठीक है। नॉन बैंक एंटिटीज इसको यूज कर सकती है। एज ऑन 31 दिसंबर 2050 देयर वर 10,983। अब कितने हैं? 2015 की डेटा है कि 10,000 से ज़्यादा वाइट लेवल एटीएम्स हैं। By 2019, it is estimated 50% of the ATM to be white level। अब 2000 में ऐसे डेटा ये है कि 50% एटीएम क्या क्या है, वाइट लेवल एटीएम को यूज़ करते हैं लोग। ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाइट लेवल एटीएम है, वो किसने स्टार्ट की थी? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड थी ये, जिसने फर्स्टली आरबीआई ने इनको अलाउ किया था कि वाइट लेवल एटीएम्स चालू कर सकते हैं, और उसका नेम क्या था? इंडिकैश। सबने सुना ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं वाइट लेवल एटीएम। अब थर्ड टाइप क्या है? ब्राउन लेवल एटीएम। अब ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? ये ऐसा एटीएम होता है जो कि जैसे कि बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है वो किसी थर्ड पार्टी को स्पॉन्सरशिप करती है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में इस बैंक का एटीएम चलाएंगे। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ब्राउन एटीएम ओन द हार्डवेयर ऑफ द एटीएम मशीन, एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एटीएम, एंड द स्पॉन्सर बैंक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैश मैनेजमेंट। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इन लोगों ने कि जो ब्राउन लेवल एटीएम्स होते हैं ना,
स्पॉन्सर कौन करेगा? बैंक करेगी, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को चलाना पड़ेगा, तो जो भी उधर का कॉस्ट है मशीन को देखने का, राइट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके नाम पे वो चला रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी। और जो बैंक है जिसने स्पॉन्सर किया है, वो बैंक, वो कैश मैनेजमेंट देखती है कि कैश कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना ले रहे हैं, तो वो सारा कैश का मैनेजमेंट कौन देखता है? वो बैंक देखती है। और जो जिस थर्ड पार्टी को उसने बोला है कि आप एटीएम चलाइए इस एरिया में, तो वो एटीएम का जो भी कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कौन देखता है? वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी देखती है, ठीक है। इसलिए उसको ब्राउन लेवल एटीएम बोलते हैं, ठीक है। तो एटीएम के टाइप से ये, अभी हम थर्ड पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि इसे हम कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाइट लेवल एटीएम्स, ब्राउन लेवल एटीएम की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है कि वो कहीं भी कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजी होता है सबके लिए, ठीक है। अभी डेबिट कार्ड क्या होता है? ये भी स्मार्ट प्लास्टिक कार्ड होता है। डेबिट कार्ड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी खर्चे हम लोग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। बट इसमें मेन बात क्या होती है कि जो डेबिट कार्ड होता है, ये तभी चलेगा जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब। नहीं तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो डेबिट कार्ड नहीं चलने वाला, ठीक है। देखो, इट इज़ ए प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड है, ठीक है। क्या है? प्रीपेड। पहले आपको कैश पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं डेबिट कार्ड विद सम स्टोर वैल्यू। इट अलाउज द एनी वेयर एनी टाइम्स एक्सेस, ठीक है। ये अलाउ करता है कि आप कहीं से भी किसी भी टाइम डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। टू द कस्टमर सेविंग और द करंट अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट पे भी मिलता है और करंट अकाउंट पे भी मिलता है ये कार्ड। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन, पिन तो सभी को पता है, विल बी इशूड टू द कस्टमर फॉर यूजिंग द डेबिट कार्ड। ये बहुत ही सिंपल बात है कि कोई भी कार्ड आप यूज़ करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो आपको पिन तो होता ही है, ठीक है। It can be used at all the outlets that accept such card for payment. In this case, the transaction amount is directly debited to the bank account of the customer. Debit card does not permit a customer to spend over the above his cash balance in the bank। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डेबिट कार्ड होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं है, सपोज आपके पास 20,000 है और 20,000 ख़त्म हो गए, तो फिर आपका एटीएम कार्ड काम नहीं, सॉरी, डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। जैसे कि आप कभी देखो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो उस पर डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए, गूगल पे से या कैश ऑन डिलीवरी ऐसे मांगता है। तो अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो जितने का भी आप करेंगे, 10,000, 20,000, 30,000 का ऑर्डर, उतना आपके बैंक से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, मतलब आपके बैंक से कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आपको कैश नहीं देना पड़ा। बैंक टू वो बिजनेस हो गया, ठीक है। बैंक ने डायरेक्टली पैसे कट करके किसको दे दिए? बिजनेस को दे दिए, जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हो कोई भी एक चीज़, कोई भी एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डेबिट कार्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, जो भी बहुत यूज़फुल है कस्टमर के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये पोस्ट पेड होता है। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है, अगर क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनकी बैंक बैलेंस जो होती है ना, स्टेटस जो होता है बैंक बैलेंस का, वो बहुत अच्छा होता है, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके बैंक में 1 लाख है, राइट, अगर आपको 1 लाख है बट आपको 20,000 की और ज़रूरत है, तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो फिर भी आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बाद में बैंक वो पैसे बैंक देती है, बट आपको बाद में इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो ये क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि आपके बैंक में अगर पैसे नहीं होंगे तभी भी ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। It is a convenient medium of exchange, ठीक है। It enable the customer to purchase goods and services within the prescribed limits from the authorized outlet without making immediate cash payment, ठीक है। आपको immediately cash payment करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है? क्रेडिट कार्ड है, मतलब लोन जैसा कार्ड होता है कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं तभी भी आप ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। The main difference between the credit card and debit card is the, while credit card is the post paid,
ठीक है, क्या है, पोस्ट पेड है कि मतलब आप बाद में भी पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। ऑन द लेटर इट इज़ ए प्रीपेड। और डेबिट कार्ड क्या होता है, प्रीपेड होता है, ठीक है। और बाद में देखो क्या होता है कि पोस्ट पेड है, बाद में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फिफ्थ हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है कि सभी ने देखा होगा कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो हम कार्ड स्वाइप करते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी रिटेल मतलब किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, मेडिकल पे जाते हैं तो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। वही क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, आपके पास कैश नहीं है तो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS, ठीक है। द POS टर्मिनल इज द मशीन दैट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन थ्रू द स्वाइप ऑफ कार्ड इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर वो मेडिकल या फिर कहीं से भी आप शॉपिंग करते हैं मॉल वगैरह में, अगर उनके पास ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। ATM, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास है वो कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, फिर पैसे कट जाएंगे आपके बैंक से, आप वो चीज़ें ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि आपको बार बार कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कार्ड आप कैरी करेंगे तो, और वो बेनिफिशियल होगा, मतलब इजी है, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। Merchant business establishment operate point of sales in their premises in order to accept the plastic card, ठीक है। द POS टर्मिनल्स फैसिलिट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो भी मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। POS सिस्टम आइडेंटिफाइज द कार्ड होल्डर्स एंड चेक वेदर द कस्टमर अकाउंट हैज़ सफिशिएंट फंड टू कवर द परचेस और नॉट, ठीक है। ये जो कार्ड स्वाइपर है वो देखेगा कि इन्फॉर्मेशन सारी रहती है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि कार्ड पे बैंक प्लस कस्टमर सबकी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो स्वाइप करेंगे तो पहले चेक करेगा कि सफिशिएंट है कि नहीं, कैश है कि नहीं। अगर कैश है तो वो आप अच्छे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑफ सेल। सिक्स क्या है, डोर स्टेप बैंकिंग। देखो ये भी एक आईटी की वजह से बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी जाती है लोगों को। अब डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है कि ऐसी एक फैसिलिटी होती है जिसमें आप घर पे बैठ के बैंक की सारी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अकाउंट्स खुलाना है या फिर कोई भी सर्विसेज आपको बैंक से लेनी है तो आप घर पे ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है और रजिस्टर करना पड़ता है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बैंक को अप्रोच नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर बैंक का कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके घर पे आएगा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कमीशन चार्ज करेगा, कुछ तो फी लगेगी उसको, ठीक है। उसके लिए आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री में आपके घर पे आके कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये भी डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी होती है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। इसको आप थोड़े से फ़ी पे करके घर पे ही सारा बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिस पिन बैंकिंग सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस और द वर्क। Under this system, there is a no need for the customer to visit the branch of getting services or the product from the bank, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं लोग बिजनेस वगैरह में, वर्क में, और बैंक में विजिट नहीं कर पा रहे, तो वो ये फैसिलिटी ले सकते हैं, बट उनको फ़ी पे करनी पड़ती है बैंक को, ठीक है। सेवन क्या है, इंटरनेट बैंकिंग। अभी इंटरनेट बैंकिंग ने तो सभी ने सुना होगा कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। तो इंटरनेट बैंकिंग सिंपल है कि सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरनेट पे होती है, इंटरनेट से रिलेटेड होती है। मतलब आपको बिल पे करना है या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको कोई परचेस करनी है चीज़ें, ठीक है, आपको कुछ भी करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। नेम सजेस्ट कर रहा है कि बैंकिंग की फैसिलिटी जो इंटरनेट के द्वारा मिलती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, जो इंटरनेट से काम करती है। ओके, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल, डोर स्टेप बैंकिंग, इसमें इंटरनेट का काम नहीं था, ठीक है। बट इन इंटरनेट बैंकिंग में क्या होगा कि इंटरनेट का काम होगा, वेयर द ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ई कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इंटरनेट बैंकिंग को हम लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम क्या होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है, ठीक है। तो अभी क्या, इंटरनेट बैंकिंग इनेबल्स द कस्टमर टू ओपन द अकाउंट, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन अकाउंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, नो अकाउंट बैलेंस
अकाउंट में बैलेंस कितने हैं वो हम अकाउंट बैलेंस की हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉरवर्ड लोन एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और व्यू एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ चेक ले सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपको स्टॉप करना है, तो वो भी आप इंटरनेट से कर सकते हैं, एक्सेट्रा। डिफरेंट बैंक हैव डिफरेंट लेवल ऑफ सच डिवाइसेस offered, starting from the low level where only information is disseminated to high level where the online transactions are made possible। एट्थ हम पढ़ेंगे मोबाइल बैंकिंग। ये भी इंटरनेट बैंकिंग जैसा ही है, मोबाइल बैंकिंग। बट कहने का डिफरेंस क्या है कि आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, एसएमएस मैसेजेस के थ्रू। ठीक है। इट इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग। इट अलाउज द अकाउंट होल्डर्स थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन टू एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज। तो मोबाइल बैंकिंग से क्या कर सकते हैं आप कि मोबाइल में ही आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। In this system, customer can access his account details on mobile phone by using the short messaging services SMS technology। देखो, एसएमएस टेक्नोलॉजी की वजह से के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकाउंट्स की डिटेल्स आप पता लगा सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसके लिए आपको मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, अगर आपके बैंक से पैसे डेबिट हुए या फिर क्रेडिट हुए, तो आपको तुरंत एसएमएस आ जाता है कितना अमाउंट डेबिट हुआ या फिर क्रेडिट हुआ। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग, जो डायरेक्टली आपको बता देता है, 1 सेकंड के अंदर मैसेज आ जाएगा, आपको बता देगा कि आपके बैंक से कितने पैसे डेबिट हुए और कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं। तो ये भी बहुत टेक्नोलॉजी का की वजह से बहुत ही ईजी हो गया लोगों को पता लगाना। वरना हमें बैंक में विजिट करना पड़ता कि कितने पैसे हमारे डिपॉजिट सॉरी क्रेडिट हुए हैं और कितने डेबिट हुए हैं। ठीक है। बट ये मोबाइल बैंकिंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी इंफॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं कस्टमर के लिए। नाइन्थ है टेली बैंकिंग। अब टेली बैंकिंग क्या होता है, ये भी फ़ोन बैंकिंग होता है, मतलब इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग थ्रू विच बैंकिंग सर्विसेज और द प्रोडक्ट आर रेंडर थ्रू टेलीफोन टू इट्स कस्टमर। मतलब टेलीफोन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर क्या कर सकता है, बैंक की सर्विसेज ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। और ये 24 आवर्स बैंकिंग फैसिलिटी होती है, मतलब पूरे 24 घंटे ये फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं बैंक की टू द कस्टमर। इट बेस्ड ऑन द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द बैंक कंप्यूटर्स। ठीक है। तो आप फ़ोन वगैरह करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। तो ये भी टेली बैंकिंग है जो बहुत ही बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए, क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है बैंकिंग ऑपरेशन में, ये यही इसका मेन कंक्लूजन क्या है कि टाइम सेविंग है। ये टाइम सेविंग है, और आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए बार बार बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सारी टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा होता है। आप घर पे बैठे या फिर किसी भी प्लेस से आप बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और बैंकिंग ऐसी सेक्टर होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए बैंक में। फ़ोन बैंकिंग। फ़ोन बैंकिंग फिर से ये टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसा ही है। फ़ोन बैंकिंग अंडर दिस सर्विसेज अ कस्टमर कैन टॉक टू फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर फॉर द ट्रांजेक्शन्स अ बैंक बिजनेस। तो फ़ोन बैंकिंग क्या है कि आप डायरेक्टली कॉल करके बैंक में, ठीक है, जो भी आपको नंबर प्रोवाइड करेगी बैंक, उस नंबर पे आप क्या करेंगे, फ़ोन में सॉरी वो बैंक में फ़ोन करके आप जो भी आपको सर्विसेज चाहिए बैंक से रिलेटेड वो आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपकी कंप्लेंट हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो बैंक की, तो आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। द कस्टमर कैन डू एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज ऑन द टेलीफोन एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है। तो फ़ोन की वजह से जो भी नॉन कैश रिलेटेड है, नॉन कैश रिलेटेड मतलब क्या, फ़ोन से आप बातों से, मतलब कोई भी सर्विसेज आपको बोल के लेनी है तो आप कैश से रिलेटेड काम नहीं कर सकते, क्योंकि बोल के आप कैश ट्रांसफ़र तो नहीं कर पाएंगे ना। तो नॉन कैश रिलेटेड जो भी बैंकिंग सर्विसेज है, मतलब जो कैश से रिलेटेड नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये पेमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सी इंटरेस्ट रेट में क्या लो हुआ है कि ये ज़्यादा हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बैंक से लेनी है तो आप फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है। ये भी एक, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए बैंक से रिलेटेड, तो आपको विजिट करना पड़ता। ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बातें करने के लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ता है, सिर्फ बातें करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बट फ़ोन बैंकिंग की फैसिलिटी की वजह से आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे या फिर किसी भी प्लेस से आप कॉल कर सकते हैं बैंक को और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये कस्टमर के लिए। 11 क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट।
अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा ही है। ठीक है, जैसे कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है तो आप प्रीपेड ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी ले सकते हैं। PPI facility purchase of the goods and services including fund transfer against a value stored on the customer instrument. Value stored on such instrument represent the value paid for by the customer holder by cash, by debit or the credit card to bank account in the past few years. मतलब क्या होता है कि आपको अगर लेना है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की लेना है या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पहले से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो आप प्रीपेड कर पोस्ट पेड कर सकते हैं, बट डेबिट कार्ड होगा तो प्रीपेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैसिलिटी है। 12th है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है कि फ़ंड ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं किसी को भी कहीं से भी किसी भी टाइम, बट वो इलेक्ट्रॉनिक वे से होगा। ठीक है, इट इज़ एन इजी एंड स्पीडी मशीनिज्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ द फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि ये बहुत ही स्पीडी मतलब बहुत ही जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाता है, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आता तो गूगल पे है और फ़ोन पे है। ये सारी जो फैसिलिटी है जिसकी वजह से आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से कहीं भी। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ने सर्च करा है कि तुरंत तुरंत इमिडिएटली आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लेस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा टाइम सेविंग है कस्टमर के लिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए उसको बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बहुत ही अच्छी बात है। इट enables the customer to transfer the money instantly from one bank to account to another one on the same or the another customer from one branch to or the other bank, same bank or different bank, not only within the country but also anywhere else in the world through the electronic messages। ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर बड़ौदा बैंक से तो बड़ौदा बैंक में ट्रांसफर करेंगे, SBI है कि SBI में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ब्रांच हो किसी भी ब्रांच से किसी भी बैंक में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ विद इन द कंट्री, मतलब सिर्फ आपका अब एक ही कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। ठीक है, इट इज enable the beneficiary to receive the money on the same day or the next day of the money transfer। ठीक है, अब ये क्या करता है कि आप उसी दिन भी मनी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर नेक्स्ट डे, तो ये थोड़ा स्पीडी होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है जो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, 13 है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये जो ECS होता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो बैंक यूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करने का या फिर डिफरेंट अकाउंट से सैलरी विड्रॉ करने का। ठीक है, तो ये जो ECS है कब यूज़ होता है, जब एक अकाउंट एक से ज़्यादा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है तो ECS के थ्रू ही करती है। ECS ऐसी फैसिलिटी है कि हम एक साथ बहुत सारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ECS के दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग। अब क्रेडिट मतलब क्या होता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। और इलेक्ट्रॉनिक डेबिट मतलब क्या होता है, जब आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं मतलब दूसरे अकाउंट में जाते हैं, तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग सर्विसेज में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बैंक में आते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आप कहीं पे काम करते हैं तो जो एक ये जो ACS है ये बेसिकली बिजनेसमैन और गवर्नमेंट यूज़ करती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक साथ सैलरी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देनी होती है, तो वो ECS जो एक फैसिलिटी है वो यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम में क्या बता रहा है कि जैसे कि आपके अकाउंट में डिविडेंड आया, कमीशन आया, पेंशन आया, सैलरी आया, तो वो क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग सर्विसेज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होता है कि जब आपके अकाउंट से पैसे दूसरे किसी इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर कोई भी आपने बिल पे करना है उसमें रिपेमेंट करना है लोन का, तो
तो वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो ईसीएस के थ्रू ही जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो लोन देगा तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को तो देता नहीं है। बैंक बहुत सारे इंडिविजुअल को लोन दे के रखता है। तो सारे के पेमेंट आते हैं एक साथ ही आएंगे, या फिर एक दो डेट इधर आगे पीछे रहता है। ठीक है। तो एक साथ जब पेमेंट आते हैं तो वो कैसे आते हैं, ईसीएस के थ्रू ही आते हैं। तो ये क्रेडिट ईसीएस था और ये डेबिट ईसीएस है। अब ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी, इसके थ्रू क्या होता है कि एक साथ हम बहुत सारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वहां से पैसे डेबिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो है आरटीजीएस, ये भी बहुत लोगों ने सुना होगा कि आरटीजीएस क्या होता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, जो चेक क्लियर करने की टेक्निक है, उसको एक बहुत एफिशिएंट रोल प्ले करता है ये आरटीजीएस। क्योंकि आरटीजीएस की वजह से क्या होता है कि जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और क्योंकि नेम सजेस्ट कर रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब रियल टाइम जब ज़रूरत हो तो वो जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये आरटीजीएस कब यूज़ करते हैं, जब एक बैंक को किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आरटीजीएस यूज़ करते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको एसबीआई के ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये टेक्निक और सिस्टम यूज़ कर सकता है। इसके थ्रू ही वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा को किसी दूसरे बैंक को बड़ौदा बैंक में ब्रांच में ट्रांसफ़र करने पैसे, तो वो आरटीजीएस यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि सेम बैंक होता है। आरटीजीएस तभी यूज़ होता है जब एक बैंक को दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो ये कुछ टेक्निक्स थे और टेक्नोलॉजी हैं जो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। टाइम सेविंग है, प्लस इकोनॉमिक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है।